बाउंड बाय फेटेड चैप्टर 54 to 55। प्रताप जी और सुरेंद्र जी ऊपर टेरेस पर आए तो प्रताप जी ने सुरेंद्र जी से नाखुश होते हुए कहा, अब और कितना घुमाओगे यहाँ क्यों? प्रताप जी ने इतना कहा ही था कि अचानक से अंधेरे टेरेस पर लाइट का उजाला हुआ और एक जोरदार हूटी करते हुए रुद्र, आयु, शान और घर के बाकी सभी चिल्लाए सरप्राइज। वहीं रुद्र और आयु ने आगे बढ़कर प्रताप जी के पास जा उनके पैर छू कर कहा, हैप्पी बर्थडे बड़े दादू। प्रताप जी सामने का नजारा और जगमगाती लाइट्स को देख हैरान थे, मगर फिर किसी छोटे बच्चों की तरह खुश हो गए। उन्हें सुबह से ऐसा लग रहा था कि घर के सभी इस बार उनका बर्थडे ही भूल गए। रुद्र ने प्रताप जी के गले लगते हुए कहा, हम में से कोई कुछ नहीं भूला। प्रताप जी मुस्कुरा दिए और उन्होंने बाकी सभी को देखा तो सब मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे। प्रताप जी ने सुरेंद्र जी को देखते हुए कहा, तभी तुम हमें गोल गोल घुमा रहे थे। सुरेंद्र जी उनकी बात पर हंस दिए। आयु अब प्रताप जी को अपने साथ केक के पास लाया और उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, बड़े दादू अब जल्दी से केक काटो यार। इस पर रुद्र ने कहा, हाँ नहीं तो अब आयु की लंबी जीभ बाहर ही निकल आएगी। ये सुन आयु ने सिर हिलाते हुए बेख्याली में कहा, हाँ और नहीं तो क्या। पर फिर उसे रुद्र की बात का मतलब समझ आया तो अब सब उसे देख हंसने लगे। हंसी मजाक के साथ प्रताप जी ने केक कटकर सबसे पहले मयंक को केक खिलाया। वो आज भी उनका चहेता था। मयंक ने भी उन्हें केक खिलाते हुए मजाक में कहा, ये लो डाली, मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। नैना उन दोनों को देख हंसने लगी। उस दिन के बाद से मयंक और उसमें अभी तक बोलचाल बंद था, बस जरूरत पड़ने पर ही बात करते थे। मयंक ने कोशिश की पर इस बार नैना कुछ ज्यादा ही नाराज थी। वहीं आयु ने अब प्रताप जी से कहा, बड़े दादू यार अब हमें भी केक खाना है। इस पर शान ने उसके पेट को देखते हुए कहा, बस कर नीचे देख, तेरे 6 पैक तो दूर एक ये बड़ा फैमिली पैक जरूर बन रहा है और खा ले केक। आयु ने एक नजर अपने पेट को देखा और सब छोड़ केक खाने लगा। सब लोग बातें करते हुए एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे थे। शुभित ने भी आगे बढ़कर प्रताप जी को बर्थडे विश करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे दादू। प्रताप जी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कुछ देर तक उससे बात की। इसके बाद एक बार फिर वो साइड में खड़ा हो गया तो आयु ही उसके पास जाकर बात करने लगा। रुद्र और शुभित लगभग एक जैसे ही गुस्सैल और एरोगेंट नेचर के थे, बस दोनों में एक फर्क का था और वो ये कि शुभित दूसरों के सामने बात ना के बराबर करता था, पर गुस्सा उसके नाक पर हमेशा रहता था। कब कौन सी बात उसे बुरी लग जाए कोई नहीं जानता था। वहीं रुद्र यहाँ पर तेज तर्रार था। अपनी कोई भी बात कहने में वो झिझकता नहीं था, मगर निखिल के सामने भीगी बिल्ली बन जाया करता था। शुभित और अभय उसे बचपन से ही पसंद नहीं थे। दोनों को ही अपने स्टेट्स और अपने पापा के पैसों का घमंड था, तो बस वो भी उन दोनों के जैसी लाइफ चाहता था। उसे ढेर सारा पैसा कमाना था, आदित्य के जैसे। वो आदित्य को अपना आइडियल मानता था। इधर ईशु वो शुभित से बचने के लिए अर्चना जी के पास जाकर बैठी हुई थी, जो कि शुभित को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे बात करने के लिए तड़प रहा था कि तभी आयु ने उसके पास आते हुए कहा, आओ जीजू डिनर करते हैं। आदित्य तो निखिल और मयंक के साथ बातों में लग गया था। शान भी रुद्र के साथ बातें कर रहा था। वहीं शुभित वो बस ईशु को घूर रहा था, एक बार बात जो करना चाह रहा था, पर ईशु ने उसे मौका ही नहीं दिया। वो तो उसे भाव ही नहीं दे रही थी, जिस कारण शुभित अब गुस्से से लाल होने लगा था। उसने आयु को मना करते हुए कहा, नहीं अभी नहीं। ये कहते हुए वो मौका मिलते ही अब वहां से चुपचाप चला गया और अपने होटल के बार में जाकर बैठ गया। ईशु की बेरुखी उसे बहुत खल रही थी। वो मानता है कि उसने गलत नहीं, बहुत गलत किया और अपनी इस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा भी है, पर सबका इस तरह से उससे रूठना उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। बात तो वैसे भी कम ही किया करता था, पर ईशु उससे तो वो बात करना चाहता था। ना जाने क्या सोचते हुए उसने कितने ही वाइन के ग्लास पी डाले और अब उठकर खड़ा हो गया और उसने खुद से बातें करते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम वापस कैसे नहीं आओगी। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर ही जाऊंगा। ये कहते हुए वो अब पार्किंग में आया और अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया और अपनी कार उसने ईशु के घर की तरफ ही मोड़ ली। वो नॉर्मल स्पीड से ही ड्राइव कर रहा था। हल्का नशा होने लगा था, पर फिर भी अभी होश में था कि अचानक उसकी कार के सामने एक लड़की आ गई और उसने जल्दी से ब्रेक लगा कार रोक दी। कार की हेडलाइट की रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उस लड़की ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और अब वहां से रोड क्रॉस कर निकल गई। पर शुभित ने उस लड़की को देख ना जाने क्या सोच अपनी कार साइड में लगा दी और खुद कार से निकलकर हल्का
सा झूमता हुआ अब रोड क्रॉस कर उस लड़की के पीछे पीछे गया। उसने उस लड़की को आवाज देते हुए कहा, हे सुनो। पर वो लड़की अपनी धुन में मगन जल्दी जल्दी तेज कदमों से आगे चली जा रही थी। शुभित ने भी अपने कदमों की स्पीड को बढ़ाया और अब लगभग भागते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चिल्लाया, है रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी है। इस पर वो लड़की अब उसकी तेज आवाज सुनकर रुक गई और मुड़ी तो उसने शुभित को देख हैरानी से कहा, आप? आरोही और सोनल कैफे से बाहर निकलकर आई तो सोनल ने आरोही को देखते हुए पूछा, बुरा लग रहा है ना? आरोही ने अनजान बनते हुए पूछा, क्यों, किस बात का? इस पर सोनल ने कहा, रुद्र ने तुझे कॉल नहीं किया इस बात का। आरोही ने इस पर चिढ़ते हुए कहा, मुझे बुरा क्यों लगेगा, अच्छा ही है, मैं खुद उनसे बात नहीं करना चाहती। तो सोनल ने उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखते हुए कहा, तू किसी और को बनाना, तेरे चेहरे को देख साफ पता चल रहा है कि मरी जा रही है तू रुद्र से बात करने को। सोनल की बात सुन अब आरोही थोड़ा भड़क उठी और उसने उस पर नाराज होते हुए कहा, तू क्यों बार बार रुद्रांश को बीच में ला रही है? मैंने कहा ना, मुझे उनके होने ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए अब वो गुस्से में आगे बढ़ गई तो सोनल ने उसके पीछे पीछे भागते हुए कहा, रुद्र सही कहता है, तू बहुत नखरे दिखाती है, ऐसे ही नखरे दिखाती रही तो तेरे रुद्रांश को कोई और नखरीली उड़ा कर ले जाएगी, समझी? आरोही सोनल की बात सुन चलते चलते रुक गई तो सोनल जल्दी से भागकर उसके पास आई। आरोही ने सोनल से पूछा, क्या कहा तूने? तो सोनल ने रुककर अपने फोन में कुछ कर अब अपना फोन उसे दिखाते हुए कहा, देख बहन, रुद्र का इंस्टा अकाउंट कितनी फीमेल फैन फॉलोइंग है, और तो और अपने कॉलेज में ही देख ले, कॉन्सर्ट के बाद रुद्र के लिए लड़कियां कितनी पागल हो चुकी हैं, तो फिर सोच ऐसे में तू अगर उसे खुले सांड की तरह घूमने देगी तो क्या होगा? आरोही ने सोनल की बात सुनकर कहा, खुले सांड? सोनल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ और नहीं तो क्या, खुले सांड की तरह ही घूमता है वो, तू उसकी वाइफ है, उस पर रोक झाड़ लगाम कस कर रख थोड़ी, और वो तो तू तब ही कर पाएगी ना जब उसकी वाइफ की तरह उसके साथ रहेगी हर वक्त, तो तू उससे लड़ती रहती है, उसका भी मूड खराब करती है और अपना भी ऐसा ही रहा तो वो तुझे सच में डाइवोर्स दे कोई और ढूंढ लेगा अपने लिए, कौन इतने हैंडसम बंदे को छोड़ेगी? ये कहते हुए सोनल ने मुस्कुराकर एक नज़र रुद्र की इंस्टा आईडी पर उसकी फोटो को प्यार से देखा तो आरोही उसकी हरकत पर चिढ़ गई और उसने उसका फोन छीन सब कुछ बंद करते हुए कहा, मुझे नहीं बनना उन जैसे प्लेबॉय की वाइफ, और अब तू मेरा दिमाग खराब करना बंद कर वरना मैं अब तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए एक बार फिर आरोही आगे बढ़ गई। सोनल की बातों ने उसका सिर दर्द बढ़ा दिया था। उसने कल जो भी कुछ हुआ था रुद्र और उसके बीच सोनल को बता दिया था। तब से लेकर अब तक सोनल उसे ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी, पर अब वो सच में उसकी बातें सुन सोचने लगी थी कि क्या वाकई वो अगर रुद्र से इसी तरह लड़ती झगड़ती रहेगी तो वो उसे छोड़ देगा, उसे डाइवोर्स दे देगा। कल से जब से नाराज होकर गया था उसने आज उसे ना तो कॉल किया और ना ही मैसेज। ये सोच सोच अब आरोही का दिल बैठा जा रहा था। वो बड़ी बेसब्री से उसके कॉल मैसेज का इंतजार कर रही थी, पर लगता है आज रुद्र कुछ ज्यादा ही नाराज था उससे। कुछ देर बाद सोनल भी उसे बाय कहकर अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। वहीं आरोही आज लेट हो गई थी, पर फिर भी अपनी मम्मा से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए ऑटो रिक्शा देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ होटल के बार में ना जाने क्या सोचते हुए शुभित ने कितने ही वाइन के ग्लास पी डाले और अब उठकर खड़ा हो गया और उसने खुद से बातें करते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम वापस कैसे नहीं आओगी। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर ही जाऊंगा। ये कहते हुए वो अब पार्किंग में आया और अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया और अपनी कार उसने ईशू के घर की तरफ ही मोड़ ली। वो नॉर्मल स्पीड से ही ड्राइव कर रहा था। हल्का नशा होने लगा था, पर फिर भी अभी होश में था कि अचानक उसकी कार के सामने एक लड़की आ गई और उसने जल्दी से ब्रेक लगा कार रोक दी। कार की हेडलाइट की रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उस लड़की ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और अब वहां से रोड क्रॉस कर निकल गई। पर शुभित ने उस लड़की को देख ना जाने क्या सोच अपनी कार साइड में लगा दी और खुद कार से निकलकर हल्का सा झूमता हुआ अब रोड क्रॉस कर उस लड़की के पीछे पीछे गया। उसने उस लड़की को आवाज देते हुए कहा, हे सुनो। पर वो लड़की अपनी धुन में मगन जल्दी जल्दी तेज कदमों से आगे चली जा रही थी। शुभित ने भी अपने कदमों की स्पीड को बढ़ाया और अब लगभग भागते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चिल्लाया, है रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी है।
इस पर वो लड़की अब उसकी तेज आवाज सुनकर रुक गई और मुड़ी तो उसने शुभित को देख हैरानी से कहा, आप? ये और कोई नहीं आरोही थी जो कि अभी अभी ऑटो से निकल अब सामने हॉस्पिटल के अंदर जाने ही वाली थी कि शुभित की आवाज सुन रुक गई। वो उसे देख हैरान थी। शुभित ने आरोही को देखते हुए पूछा, तुम इतनी लेट नाइट यहाँ क्या कर रही हो? इस पर आरोही ने उसे देखते हुए कहा, मैं अपनी मम्मा से मिलने आई हूँ, वो यहाँ इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। शुभित ने आरोही की बात सुन बड़ी मासूमियत से उससे सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पास भी मम्मा है? आरोही को उसकी बात सुनकर बहुत ही अजीब लगा कि वो कहना क्या चाहता है। आरोही ने अब उसे घूर कर देखा तो शुभित ने उससे कहा, तुम्हें ना इस तरह रात में अकेले नहीं घूमना चाहिए, टाइम देख रही हो 11 बज चुके हैं। इस पर आरोही ने उसकी आवाज में आए बदलाव को महसूस करते हुए कहा, हाँ पर मुझे आना पड़ा। इस पर शुभित ने कहा, हाँ मम्मा के लिए। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया तो शुभित ने उससे पूछा, क्या हुआ मम्मा को? आरोही ने उसे बताते हुए कहा, कोमा में है, कुछ बोलती ही नहीं है, पता नहीं कब ठीक होंगी। उसकी बात सुन शुभित ने उसे एक नज़र देखा। शुभित पर अब नशा छाने लगा था तो उसकी पलकें झपकने लगी थीं। आरोही ने अपनी बात कह अब उसे देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप सही हैं? मुझे काफी देर हो गई है तो बस मम्मा से मिलकर निकलती हूँ। शुभित ने कुछ नहीं कहा। वो अभी भी उसे अपनी बार बार बंद होती पलकों से देख रहा था जो कि अब आरोही को एक बार फिर अजीब लगा। वो मुड़ी और जैसे ही जाने लगी थी कि शुभित ने उसे रोकते हुए कहा, मैं भी चलूं क्या? तुम्हारी मम्मा से मैं भी मिल सकता हूँ। उसकी लड़खड़ाती जुबान से निकले शब्द आरोही ने सुने तो उसे अब यकीन हो चला था कि वो ड्रंक है। आरोही ने कुछ सोच उसकी तरफ मुड़कर उससे कहा, हाँ क्यों नहीं आइए। ये कहते हुए आरोही अब उसे अपने साथ ले जाने लगी और उसने अपना फोन बाहर निकाल लिया। उसने सोचा कि वो एक बार शान को उसके बड़े भाई की इस हालत के बारे में बता दे, ना जाने वो इस तरह से कहां कहां घूम रहे हैं। अंडस्को वहीं निखिल के घर पर आदित्य निखिल और मयंक के साथ बैठा हुआ था कि उसके आदमी सूरज का कॉल उसके पास आया। आदित्य ने कॉल पिक किया तो उधर से सूरज ने कहा, बॉस गार्ड का कहना है कि चीकू बाबा की कार इस समय स्ट्रीट जोसेफ हॉस्पिटल के पास रुकी है और वो हॉस्पिटल के अंदर गए हैं। आदित्य को सूरज की बात सुन थोड़ी हैरानी हुई कि चीकू इस वक्त हॉस्पिटल क्यों गया है और वो अभी तो यहीं उनके साथ ही था, तो फिर कब वो इतनी जल्दी वहां पहुंच गया? असल में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गार्ड्स की एक कार हमेशा शुभित और शान की कार के पीछे पीछे ही चलती थी। ये आदित्य के ही ऑर्डर्स थे कि उन दोनों को कभी अकेला ना छोड़ा जाए। आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके उसे अकेला मत छोड़ना। ये कहते हुए आदित्य ने कॉल कट किया और अब इधर उधर नजरें घुमाई तो देखा शान रुद्र के साथ खड़ा हुआ था और ईशु वो अपनी दादी और दादू के पास बैठी हुई थी। निखिल ने आदित्य को देखते हुए पूछा, क्या हुआ? आदित्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। तभी मयंक ने कहा, चलो यार हम भी थोड़ी अपनी पार्टी कर ही लेते हैं। उसकी बात सुन निखिल और आदित्य मुस्कुरा दिए और उन्होंने अपना सिर हिलाया तो मयंक ने कहा, यहाँ नहीं नीचे। ये कहते हुए मयंक ने कुछ इशारा किया तो अब आदित्य और निखिल उठकर उसके साथ नीचे घर में बने बार में चले आए। अंडस्को इधर आरोही शुभित को संभाल कर अपने साथ ले आई थी, मगर उसके होते हुए ना तो शान को मैसेज कर पाई और ना ही कोई कॉल। अक्सर जो लोग कम बोलते हैं वो नशे की हालत में सबसे अधिक बोलते हैं, यही हाल शुभित का हो रहा था। वो ना जाने क्या क्या आरोही से बोले जा रहा था और आरोही हाँ ना में सिर हिलाते हुए उसे अपनी मम्मा के रूम में ले आई। शुभित रूम में आते ही अब एक नज़र सामने बेड पर मशीनों से घिरी आरोही की मम्मा को देखा तो वो अब उन्हें बार बार अपनी पलकों को झपकाते हुए देखने लगा। नशे की वजह से वो ठीक से अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था, पर सामने बेड पर लेटी हुई आरोही की मम्मा को देख उसने अपना हाथ उठा आरोही को से कहा, मॉम। तो आरोही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यही मेरी मम्मा है। शुभित ने आरोही की बात सुन अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए एक बार फिर बेड पर उसके सामने लेटी उस औरत को बड़े ही गौर से देखने की कोशिश की, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। चेहरे पर आई स्वेलिंग की वजह से उसका चेहरा कुछ अजीब दिख रहा था, मगर शुभित को उस औरत का चेहरा फिर भी जाना पहचाना लग रहा था। उसे तो लग रहा था कि ये उसकी मॉम यानी शुभी है। शुभित ने एक बार फिर आरोही को देखते हुए कहा, मॉम ये मॉम है मेरी मॉम। आरोही ने उसकी बात सुन एक नज़र शुभित को देख अब उसे पास पड़ी चेयर पर बैठाया और अब जल्दी से शान को
सीधे कॉल लगा दिया। वो समझ चुकी थी कि शुभित ने थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी खासी ड्रिंक की है कि उसे होश भी नहीं है कि वो इस समय कहाँ है और क्या बोले जा रहा है। वो नशे में उसकी मम्मा को अपनी मॉम बोल रहा है। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।